तो देखो, अब मुझे बताओ आप, जो ऑक्सीडेशन नंबर का कंसेप्ट था उसमें जो एलिमेंट्स हैं उनका फ्रैक्शनल भी ऑक्सीडेशन नंबर हो सकता है ना। तो जैसे लेट अस से कि आई हैव N3H, तो N3H में मुझे बताओ कि व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन इन दिस पर्टिकुलर कंपाउंड। इसका हाँ यस, क्योंकि आप नाइट्रोजन को X मान के चलोगे, हाइड्रोजन जो है ऑब्वियसली नाइट्रोजन से अटैच है, तो हाइड्रोजन क्या होगा, +1, तो ये हो जाएगा 3x + 1 इक्वल टू 0। दैट इम्प्लाइज कि x इक्वल टू -1/3। तो इस तरह से जो है फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर भी हो सकता है। जी, आवाज अच्छे से नहीं आ रही है, एक सेकंड। अभी ठीक है? ओके, मुझे लग रहा है वो माइक, कंप्यूटर वाला माइक ऑन हो गया था शायद। एक्सटर्नल माइक, नाउ इट्स ऑल राइट। ओके बेटा, तो अब मुझे बता। हाँ जी, यस। अच्छा, निकल का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है इसमें? हाँ, क्योंकि ये 11th वालों के लिए थोड़ा डिफिकल्ट होगा। CO जो है ना बेटा, दैट इज कार्बन मोनोऑक्साइड, और जब वो CO किसी मेटल के साथ अटैच होता है तो उसको बोलते हैं कार्बोनिल। और इसका चार्ज कितना होगा CO पे? इट इज न्यूट्रल। CO इज न्यूट्रल, तो 0 होगा। तो x + 0 इक्वल टू 0। तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा निकल का इसमें? 0। 12th वाले या 12th जो कर चुके हैं उनके लिए तो कुछ नहीं है ये क्वेश्चन, बट जो 11th में है उनके लिए ये याद रखना कि CO कार्बन मोनोऑक्साइड है, और CO एज अ लिगेंड हो, CO अगर मेटल के साथ अटैच हो तो उसको बोलते हैं कार्बोनिल, और उसका चार्ज जो है वो 0 होता है, न्यूट्रल होता है वो तो आई होप कि आपको पता ही है। अच्छा जी बेटा, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड मेटल के साथ जुड़ सकता है ना। अच्छा, तो ओके, मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। एक्चुअली क्या होता है, जो कार्बन मोनोऑक्साइड है ना, उसका स्ट्रक्चर इस तरह से होता है। ये जो है कार्बन के साथ, ये मतलब कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस? 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और ऑक्सीजन के पास कितने होते हैं? 6। तो देखो यहाँ पे कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन यूज हो गए 2 बॉन्ड बनाने में, और 2 इसके पास हैं एज अ अनशेयर्ड पेयर, और ऑक्सीजन के पास तो 6 हैं, तो 2 तो इसके यहाँ पे रह गए, 2 यहाँ यूज हो गए, 2 एज अ अनशेयर्ड पेयर, और जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो इस तरह से बॉन्ड बनाते हैं। ये इस टाइप का जो बॉन्ड है ना, इसमें
देखो बॉन्ड तो बना है, ये भी बॉन्ड ही है और ये भी बॉन्ड है, पर इन दोनों बॉन्ड में डिफरेंस क्या है? ये जो है ना लाइन, इसमें क्या होता है, ये मान लिया ए है, ये बी है, तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन ए का होता है, एक इलेक्ट्रॉन बी का। बट अगर मैं ऐसे बॉन्ड बनाता हूं, इसका मतलब शेयर पेयर तो शेयर होगा, एटम के बीच में इलेक्ट्रॉन पेयर तो होगा, बट वो इलेक्ट्रॉन पेयर सिर्फ कौन दे रहा होगा? जिस तरफ से एरो है। तो ये क्या हो जाएगा? डोनर एटम। और ये एक्सेप्टर एटम। एक डोनर है और एक क्या है? एक्सेप्टर। समझे? और ऐसे बॉन्ड को हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड, मतलब जिसमें शेयरिंग हो बट शेयर्ड पेयर सिर्फ एक एटम दे, तो उसको कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलते हैं। और जिसमें दोनों इक्वल शेयर दें, उसको बोलते हैं कोवलेंट बॉन्ड, जो कि आपने पढ़ रखा है 10 तक भी, ठीक है ना। एक एक इलेक्ट्रॉन अगर दोनों कंट्रीब्यूट करते हैं तो दैट इज कोवलेंट बॉन्ड। अगर पूरा पेयर एक ही एटम कंट्रीब्यूट करता है तो दैट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो इस तरह से ये जो अनशेयर्ड पेयर है, लोन पेयर बोलते हैं इसको, वो मेटल के पास खाली ऑर्बिटल होते हैं। मेटल के पास क्या होते हैं? वेकेंट ऑर्बिटल। तो मेटल के वेकेंट ऑर्बिटल को ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है पूरा, फील्ड ऑर्बिटल जो है सीओ का, वो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है। बैक डोनेशन भी होती है, वो बाकी कंसेप्ट है, दैट आई एम नॉट गोइंग इन डिटेल, आई एम जस्ट टेलिंग यू कि कैसे वो बॉन्ड बनाता है मेटल के साथ। अंशुमन, पता चला आपको? yes. इस तरह से मेटल और कार्बोनिल, जिसको अब कार्बोनिल बोल रहा हूं मैं इसको, जब वो सीओ ने इलेक्ट्रॉन दे दिया मेटल को, तो अब इसको कार्बोनिल बोल रहा हूं। तो मेटल कार्बोनिल बॉन्ड बनता है, ऐसे मेटल कार्बन बॉन्ड बनता है। और सीओ न्यूट्रल है, इसलिए जो है ऑक्सीडेशन नंबर मेटल का 0 होगा। अब ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए ना, जैसे कोवलेंट बॉन्ड के केस में अगर मुझे ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, तो इन केस ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, अगर सिमिलर एटम्स के बीच में चाहे सिंगल बॉन्ड हो चाहे डबल बॉन्ड हो और चाहे ट्रिपल बॉन्ड हो, ठीक है, इन सब में ही जो ऑक्सीडेशन नंबर है एटम का, सिमिलर एटम जो है उनका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? 0, ठीक है। और अगर ये हो गए होमोडायटोमिक मॉलिक्यूल्स, होमो का मतलब समझते हो? सेम। डाई मीन्स 2, दो एटम एक जैसे, उनके बीच में चाहे सिंगल बॉन्ड हो चाहे डबल बॉन्ड हो चाहे ट्रिपल बॉन्ड हो, उन सब का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? 0 0, हम उसको असाइन करते हैं। अगर हेट्रोडायटोमिक हो, हेट्रोडायटोमिक मॉलिक्यूल्स में क्या करते हैं? जैसे मान लिया ए और बी के बीच में बॉन्ड है, ए और बी के बीच में डबल बॉन्ड है, ए और बी के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, तो ए जो आगे वाला है वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है और पीछे वाला मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। ये अंशुमन 3rd चैप्टर में आपको पता चलेगा, है ना। थोड़ा बहुत बता देता हूं मैं आपको। जैसे फ्लोरीन है, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, फिर ऑक्सीजन है, फिर नाइट्रोजन है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? एबिलिटी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट
द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, शेयर्ड पेयर को अट्रैक्ट करने की पावर, टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो जितना ज्यादा अट्रैक्शन होगा शेयर्ड पेयर के लिए उतना ज्यादा वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि ए लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, बी मोर। तो अगर सिंगल बॉन्ड है तो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पे +1 आएगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे -1। यहाँ पे लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पे +2, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे -2, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पे +3, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे -3। तो ये जो है आपको लर्न करना पड़ेगा कि ऐसे भी असाइन कर सकते हैं हम ऑक्सीडेशन स्टेट्स। ठीक है, हाइड्रोजन का तो बताया ना। अगर हाँ बहुत सारे एग्जाम्पल है, मैं एग्जाम्पल देता हूँ एक एक करके। अभी वो पैराडॉक्स करवाने वाला हो ना, उसमें आ जाएंगे सारे एग्जाम्पल। हेट्रो समझेंगे ना अब कि डिफरेंट एटम्स हैं अटैच। जैसे मैं ना एक एग्जाम्पल लेता हूँ, चलो HCN। अच्छा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का अंशुमन आप ये याद ही कर लो, मैं आपको हिंट दे देता हूँ। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन की होती है 2.1, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। तो लिथियम की होती है 1.0 और फिर 0.5 ऐड करते जाओ। 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0। तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू ऐसे याद कर सकते हैं। फिर सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। तो सोडियम की होती है 0.9, फिर 0.3 ऐड करो, 1.2, 1.5, 1.8 और 2.1 और फिर एक मिनट कहीं तो 1.2, 1.5, पहले 0.3 ऐड करो, फिर 0.4 ऐड करो, लास्ट में 0.5। इसका 3.0 होता है और इसका शायद कार्बन सल्फर का ऑलमोस्ट सेम होता है। ऐसा ही होता है, पहले 0.3 ऐड करते हैं, फिर 0.4, फिर 0.5। ब्रोमीन का होता है 2.8 और आयोडीन का होता है 2.4। तो इतने में से ही हमारा काम हो जाता है, इतने ही चाहिए हमें। तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज है। पॉलिंग स्केल में अलग अलग स्केल्स हैं, उसमें मैं पॉलिंग स्केल ही डिस्कस कर रहा हूँ, दैट इज मोस्ट कॉमन। ओके, तो आगे हम बात करते हैं कि जैसे ये टॉपिक इसमें भी दिया हुआ है, एनसीईआरटी ने भी, पैराडॉक्स ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स। तो जैसे मैं लिखूं CrO5, तो अगर मैं ऐसे फाइंड आउट करूं तो व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम। अगर इसको, ये कुछ कॉमन एग्जांपल ही हैं, याद रखना ये। हाँ जी,
हाँ, अगर मैं सिंपल फॉर्मूला लगाऊं तो इट शुड बी 10, बट एक्चुअल में अगर क्रोमियम का आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो आपको क्लियर होगा कि कभी +10 तो इसका हो ही नहीं सकता, क्योंकि आफ्टर लूजिंग 6 इलेक्ट्रॉन्स इट एक्वायर नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। इससे ज़्यादा ऑक्सीडेशन नंबर करना क्रोमियम के लिए दैट इज इम्पॉसिबल। बात समझ में आई बच्चे? कि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने लूज कर सकता है ये? 6। और वैसे भी अगर आपको मान लिया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं भी लिखनी है, आपको पता है क्रोमियम का एटॉमिक नंबर होता है 24 और उसकी प्रीवियस नोबल गैस होती है आर्गन, जो क्या होता है 18। तो कितने इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है ये? इट कैन लूज मैक्सिमम ऑफ 6 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब समथिंग इज रॉन्ग विद आवर कैलकुलेशन। इसका मतलब हर ऑक्सीजन -2 स्टेट में नहीं है। तो ये कुछ ही एग्जाम्पल है, 5-7 एग्जाम्पल है हमारे सिलेबस में, वो ही लर्न करने। तो CrO5 इज वन ऑफ देम। तो CrO5 का जो स्ट्रक्चर होता है ना, दैट वी शुड रिमेंबर। इसको बटरफ्लाई स्ट्रक्चर बोलते हैं। इस तरह से ये स्ट्रक्चर है, CrO5 का ये स्ट्रक्चर है, इसको बटरफ्लाई स्ट्रक्चर बोलते हैं। CrO5 का ये स्ट्रक्चर है। तो इसके अकॉर्डिंग आप बता सकते हो आप क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर। और रूल लगाओ अभी जो बताया मैंने आपको 6, क्योंकि CrO जो है उसमें हर बॉन्ड जो है क्रोमियम एक मेटल है और ऑक्सीजन क्या है नॉन मेटल। और वैसे भी मेटल्स क्या होती हैं लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, उनकी तो लूज करने की टेंडेंसी होती है ना, और नॉन मेटल की गेन करने की। तो ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो हर बॉन्ड के लिए क्रोमियम गेट्स +1, ऑक्सीजन गेट्स -1। तो इस तरह से कितने बॉन्ड्स बनाए हैं क्रोमियम ने ऑक्सीजन के साथ? 6। इसलिए क्रोमियम का जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा इसमें दैट इज +6। ठीक है बच्चों, तो ये पहला केस है, ठीक है, जिसमें ऑक्सीडेशन नंबर जो है दैट इज नॉट एज पर द कैलकुलेशन। ठीक है, उसके बाद आ जाओ H2SO5। बोलो व्हाट इज ऑक्सीडेशन? पहले बताओ सल्फर का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो सकता है? सल्फर का नहीं, इसमें मत बोलो, इसमें तो +8 आएगा, यू आर राइट। +1 x - 2, तो 2 + x - 10 = 0, x - 8 = 0 और x = +8। पर माई क्वेश्चन इज के what is the oxidation number of sulfur, maximum oxidation number? +2 कैसे बेटा? सल्फर का एटॉमिक नंबर हाँ जी 6, क्योंकि प्रीवियस नोबल गैस देखो सल्फर के कौन सी होगी? नियोन। तो सल्फर से नियोन जाने में 6 इलेक्ट्रॉन्स का हेरा फेरा होगा। तो इसलिए ऑक्सीडेशन मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इज +6। तो बताओ मिनिमम कितना हो सकता है? -2।
राइट, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा ना, तो मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर -2। तो अब यहाँ पे H2SO5 का हमने देखा कि अगर हम सबको सभी सारी ऑक्सीजन को -2 देते हैं चार्ज, तो ये आ रहा है +8, विच इज नॉट पॉसिबल। तो इसका मतलब इट इज देयर इज अ पेरोक्साइड लिंकेज, तो देयर इज 1 डबल बॉन्ड, 1 OH, so there is 1 peroxide linkage। तो बताओ सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हुआ? यस, इट शुड बी +6, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 सल्फर ने 6 बॉन्ड्स बनाए हैं, दैट्स वाई ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इज +6। और इसको इसलिए हम बोलते हैं पेरोक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड, और इसका नाम होता है कैरोज एसिड। इसको बोला जाता है कैरोज। बेटा सल्फर हैज 6 bonds with oxygen, 2 single bonds and 2 double bonds. Say I will change the color of the bonds. See, there is 1 2 3 4 5 6, and AB, it per bond A gets +1 and B gets -1. So in this way every bond will contribute +1 oxidation number to sulfur. There are total 6 bonds with oxygen, that's why it is +6. Got it? Okay, sir. Now H2 S2O8, this is called peroxo disulfuric acid, and it is also known as Marshall's acid. अब बताओ what is the oxidation number of sulfur in this case? हाँ जी, सल्फर बेटा सल्फर। हाँ, बट अगर हम सबको -2 ऑक्सीडेशन नंबर देते हैं तो आपने देखा A+1 x -2, तो इट शुड बी 2 + 2x -16 = 0. So 2x - 14 = 0. So 2x = +14. That implies x is equal to +7. But again it is not possible. अभी बताया मैंने कि मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो सकता है? +6. So again we calculate it by
with the help of its structure. So again there is a peroxide linkage. OO bond is called peroxide linkage. तो क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि how many, how 2 3 4 5 6 7 8, it should be +6 ना, because each sulfur form 6 bonds with oxygen. सर हमें कैसे पता चलेगा स्ट्रक्चर अगर हम कोई अलग कंपाउंड देख? बेटा ये जो कंपाउंड्स है ना वो कॉमन ही कंपाउंड्स है, मैंने बोला ना 5 to 7 एग्जाम्पल ही हैं पूरे केमिस्ट्री में हमारे सिलेबस में 12th तक, इसलिए एक्स्ट्रा नहीं आएगा आपको, आपको वही आएंगे जो कॉमन हैं, है ना। जैसे ये जो मैं बता रहा हूँ दे आर द मोस्ट कॉमन, और एनसीईआरटी भी इनको कवर करती है। इनके याद ही करने। तो Br3O8 अगेन इसमें जो है ना, इसमें और अलग फंडा है कि यहाँ ब्रोमीन जो है ना 3 ब्रोमीन है, तो 3 ब्रोमीन में ये है, तो बताओ फर्स्ट ब्रोमीन, सेकंड ब्रोमीन, थर्ड ब्रोमीन, लेट अस से कि ABC कर देते हैं। तो आदरित हम ना यहाँ पे ऐसे कर रहे हैं कि A और B बॉन्ड हो, A और A बॉन्ड हो, तो अगर जैसे कोवलेंट बॉन्ड बना है तो अगर सिमिलर एटम्स के बीच में बॉन्ड है तो कंट्रीब्यूशन इज 0, और डिसिमिलर एटम्स के बीच में तो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पे +1, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे -1, और ऑक्सीजन यू नो इट इज सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, तो इस पे हमेशा ही माइनस आएगा, और जो इसके साथ अटैच होगा वो प्लस आएगा, एक्सेप्ट फ्लोरीन। तो फ्लोरीन के साथ तो कोई बॉन्ड देखा नहीं अभी तक हमने। तो अब मुझे बताओ इस ब्रोमीन का ऑक्सीडेशन नंबर बोलो पहले, इसको A लिख देता हूं मैं, इसको मैं B लिख देता हूं, और इसको C। तो व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ A ब्रोमीन? हाँ +6 बेटा, क्योंकि एक बॉन्ड ब्रोमीन ब्रोमीन के बीच में, सिमिलर एटम्स के बीच में बॉन्ड होगा तो कंट्रीब्यूशन इज निल, 0 ऑक्सीजन के साथ कितने बॉन्ड बनाए हैं? 6, इसलिए इसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा +6। बी का बताओ। यस इट इज +4, और सी का भी +6। तो अगर मैं एवरेजिंग करूं इसकी तो एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा? +6 +4 +6 डिवाइडेड बाई 3, तो 16/3 is the average oxidation number of bromine। तो ऐसे भी निकालेंगे तो भी कर सकते हो जी बेटा। सर अब क्वेश्चन पे ऐसा है, एक क्वेश्चन आता है कि Br3 और Br का ऑक्सीडेशन नंबर पता हो तो हमें एवरेज बताना होता है। तो एवरेज तो सीधा कर दो, इसका तो 3x - 18 = 0, तो 3x = +16, तो x इज +16/3। बट इस लेवल पे क्वेश्चन अगर आएगा ना इसका, तो ऐसे आएगा कि व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ईच ब्रोमीन इन Br3O8। सर तो ऐसे लिखने से जो ऑक्सीडेशन नंबर आता है वो एवरेजिंग करेंगे। ये एवरेजिंग है, ये इंडिविजुअल है, ठीक है। अब इसको बोलते हैं ट्राई ब्रोमो ऑक्टा ऑक्साइड,
नाम से क्लियर है। और C3O2, दिस इज कॉल्ड कार्बन सब ऑक्साइड। इसमें भी एवरेजिंग कर सकते हो आप। एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर क्या आएगा कार्बन का? 3x - 4 = 0, x = +4/3, राइट। बट इंडिविजुअल का अगर निकालना होगा तो यू हैव टू नो इट्स स्ट्रक्चर। तो मुझे बताओ, फर्स्ट जो ऑक्सीजन है ये ए वाली, इसको बी ले लेता हूँ, इसको सी। तो बताओ ए वाले का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? फर्स्ट वाले का +2 होगा, क्योंकि एक तरफ वो क्रोमियम कार्बन से अटैच है, कार्बन कार्बन बॉन्ड्स हैं, तो 0-0 कंट्रीब्यूशन, और इधर ऑक्सीजन से अटैच है, डबल बॉन्ड है, तो इसलिए ऑक्सीजन पे -2 आएगा और कार्बन पे +2। व्हाट अबाउट बी? yes, it is 0, reason being carbon is attached to the carbon on both sides and again +2। तो हो गया ना, एवरेज निकालोगे तो वही आएगा, +2 + 0 + 2/3, तो +4/3। इसके बाद आप आ जाओ, हाँ जी, हाँ हाँ, बट अगर एवरेज ही पूछा तो डायरेक्ट ही कर दोगे ना। बट अगर इंडिविजुअल पूछा है तो यू विल हैव टू लुक आफ्टर इट, स्ट्रक्चर को देखना पड़ेगा फिर। अब आ जाओ आप, इसको ध्यान से देखना, HCN। तो बताओ व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन इन दिस कंपाउंड? मुझे पूरी विश्वास था कि आप 4 बोलोगे, बट विच इज नॉट ट्रू। अब सुन लो कैसे। इस साइड कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में तो आपको पता है नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन, यस, नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, दैट्स व्हाई नाइट्रोजन गेट्स -3, कार्बन गेट्स +3। अब आ जाओ हाइड्रोजन और कार्बन, वो ट्रिपल बॉन्ड है, तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव गेट्स -3, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव गेट +3। कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन। अगर कार्बन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो कार्बन गेट्स -1, हाइड्रोजन गेट्स +1, तो +3 - 1 कितना हो गया नेट? हाँ, इसलिए कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर इन HCN दैट इज +2। अब कोऑर्डिनेट बॉन्ड का कंसेप्ट देख लो। इन केस ऑफ कोवलेंट बॉन्ड तो देख लिया आपने। अब इन केस ऑफ, तो H और C के बीच में बॉन्ड है ना, तो H गेट्स +1 तो कार्बन गेट्स -1। तो इन केस ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड के केस में क्या होता है कि इवन सिमिलर एटम्स के बीच में अगर कोऑर्डिनेट बॉन्ड है तब भी जो एटम जो डोनर है दैट विल गेट +2, एक्सेप्टर विल गेट -2। और अगर ए और बी के बीच में बॉन्ड, और ए होना चाहिए लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, बी होना चाहिए मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ए विल गेट +2, बी विल गेट -2।
बट अगर इसका उल्टा है, डोनेट कर रहा है बट मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इज डोनर, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव इज एक्सेप्टर, तो ऐसे केस में जो ऑर्डर है वो 0 0 ही रहेगा, उसको हम नेग्लेक्ट कर देते हैं, इट इज नेग्लेक्टेड। ठीक है, तो ये भी आपको याद करना है। अगर डोनर जो है वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, देन देयर इज अ कंट्रीब्यूशन, अदरवाइज इट कैनॉट कंट्रीब्यूट। ठीक है, तो हाँ जी बेटा, B2A केस में कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो बनेगा है ना, उसमें आप 0 0 ही लोगे, उसका कुछ नहीं कंट्रीब्यूशन नहीं लोगे। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं आपको, HNC, अब मुझे बताओ कि नाइट्रोजन और कार्बन में विच वन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव? यस, तो नाइट्रोजन, नाउ नाइट्रोजन इज डोनर which is more electronegative, so nitrogen contribution of to the oxidation state of this coordinate bond is neglected. So overall what is the oxidation number of carbon? That is due to covalent bonds only. Of coordinate bond is 0, but there are 2 more coordinate bonds, sorry, covalent bonds, so these covalent bonds should contribute, right? Coordinate bond contribution is neglected, but covalent contribution is still there. तो 2 कोवलेंट बॉन्ड है तो +2, तो ये 2 कोवलेंट बॉन्ड तो है ना बच्चे, तो इन 2 कोवलेंट बॉन्ड का नाइट्रोजन के लिए -2, और जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है उसका कंट्रीब्यूशन जो है वो हम नेग्लेक्ट कर देंगे, उसका कंट्रीब्यूशन हम कंसिडर नहीं करेंगे। इसका कंट्रीब्यूशन क्या होगा? नेग्लिजिबल, नेग्लेक्टेड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और उधर हाइड्रोजन और नाइट्रोजन है, ऑब्वियसली हाइड्रोजन विल गेट +1 एंड नाइट्रोजन विल गेट -1, तो इन टोटल नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया? -3। सेम ही है दोनों में, बट कैलकुलेशंस जो हैं दे आर डिफरेंट। ओके, अब मुझे बताओ H2S4O6, बताओ व्हाट इज द एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर? फाइव बाई टू, इट इज 2.5, राइट? तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर दैट इज +2.5। तो अगर मुझे पूछे कि सल्फर के इंडिविजुअल एटम्स का ऑक्सीडेशन नंबर बताओ, तो बताओ व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर? A, B, C, D। A सल्फर का कितना हो जाएगा? वेरी गुड, इट इज +5।
बी सल्फर का 0 बिकॉज इट इज अटैच टू सल्फर ऑन बोथ साइड। फिर सी का भी 0, और डी सल्फर का हो जाएगा +5। तो एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर जो है ऑफ सल्फर दैट इज +5 +0 +0 +5 डिवाइड बाई 4, तो +10/4 +5/2 that is +2.5। That's it। जी बेटा। हाँ हाँ, नहीं बेटा, कैसे पेरोक्साइड होगा? ओ, ये जो ओ है उसको सल्फर की तरफ से -1 मिल रहा है, हाइड्रोजन की तरफ से भी -1, तो ओवरऑल तो -2 ही हो गया ना ये। ऑक्सीडेशन नंबर किसका? -2। किसका? हाइड्रोजन का लेते हैं ना +1, ऑक्सीजन का -2, तो हाइड्रोजन तो +1 ही है ना दोनों साइड देखो। सर वो कह रहा है कि सल्फर जब कैलकुलेट करते हैं कंसिडर करते हैं तो थर्ड वाले ऊपर -2, फर्स्ट और सेकंड दोनों का -2 मिला। नहीं नहीं बेटा, आप समझे नहीं, इसने तो सल्फर के साथ सिंगल बॉन्ड ही बनाया ना, तो कंट्रीब्यूशन टू सल्फर फ्रॉम दिस ऑक्सीजन दैट इज +1 ओनली, and vice versa -1 to the oxygen it contribute, and hydrogen contribute -1, so total -2 net, है ना ऐसा। सर तो हमें ऑक्सीडेशन पर ऑक्सीजन को ऑक्सीडेशन नंबर नहीं देख रहे हो। हाँ, क्योंकि ऑक्सीजन को तो दूसरा भी कंट्रीब्यूट कर रहा है ना, हमें तो ये देखना है कि उसने सल्फर को कितना कंट्रीब्यूट किया है, क्योंकि हम सल्फर पे फोकस कर रहे हैं ना, सल्फर के साथ उसका क्या कनेक्शन है। ओके ओके, चलो अब मुझे बताओ आप, अगर मेरे पास सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है आपको इन डाईमिथाइल सल्फोक्साइड, इसको बोलते हैं डाईमिथाइल सल्फोक्साइड। सर +2 +2 देख लो एक बार फिर, ऐसे देखो सल्फर के साथ एक तो ऑक्सीजन अटैच है, मैं स्ट्रक्चर बना देता हूं फिर बताओ मुझे। चलो अब बताओ, +4, एक मिनट, सर आपको जो प्रॉब्लम की सर पेपर में सेम क्या बोल रहे बच्चे? सर CRHP पेपर में एक्चुअली हाँ जी बेटा, तो देखो मेरी बात सुनो, यहाँ पे थोड़ा सा आपको ना इसमें
ऑर्गेनिक का कंसेप्ट लगाना पड़ेगा। वो प्लस आई माइनस आई आपने पढ़े है ना, जिन्होंने 11th कर रखी है। मिथाइल का कौन सा इफेक्ट होता है? प्लस आई, मतलब इट इज इलेक्ट्रॉन डोनर। मिथाइल ग्रुप होता है इलेक्ट्रॉन डोनर, दैट्स व्हाई दिस मिथाइल एज अ होल in this case will have +1. So +1 from one methyl, so -1 to the sulfur, +1 from this methyl, -1 to the sulfur. और सल्फर और ऑक्सीजन की बात करेंगे तो -2 to the oxygen and +2 to the, तो ओवरऑल ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर हेयर इट इज 0, याद रखना है। तो अभी आप लिख ही लो अपने पास कि जो ऑक्सीडेशन नंबर है ऑफ मिथाइल दैट इज ऑलवेज इक्वल टू +1। Oxidation number of methyl is always equal to +1. सर किसी भी हाइड्रोकार्बन का हाँ +1 जी बेटा। क्या बोल रहे हैं बेटा, दोबारा बोलो। हाँ जी, हाँ ओहो समझ गया मैं। आप ऑक्टेट रूल की बात कर रहे हो कि 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए वो इलेक्ट्रॉन गेन करता है लूज करता है, वो बात कर रहे हो ना? हाँ एक्चुअली मैं बताऊँ आपको, जो जब हम किसी भी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ किसी ग्रुप को जोड़ते हैं, तो अब सल्फ ऑक्सीजन आपको पता है कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो वो क्या करेगा, सल्फर से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, समझे? तो जो सल्फर है वो क्या करेगा, उससे आगे वाले एटम से इलेक्ट्रॉन खींचने की कोशिश करेगा, है ना? तो ओवरऑल हमें कैसे इसको बनाना पड़ेगा कि ये इलेक्ट्रॉन ले रहा है इससे, ये इससे, ये दोनों इसको सल्फर को दे रहे हैं, ऐसे चेन चलती है। तो ऐसे जो सल्फर है इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। वैसे तो सल्फर और कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर बराबर है, इसका भी 2.5, इसका भी 2.5, है ना? बट क्योंकि ऑक्सीजन सल्फर के साथ अटैच है तो उसको एक एडवांटेज मिल रही है उसकी, इसलिए जो मिथाइल है दैट बिकम्स इलेक्ट्रॉन डोनर। थोड़ी बहुत समझ में आया बात? देखो ऐसे ऐसे देखो, मैं और एग्जांपल देता हूं। जैसे मैंने लिखा है CH3 और Cl। अब इसमें कार्बन का तो ऑक्टेट कंप्लीट हो गया शेयरिंग करके, हो गया कि नहीं? अब क्लोरीन और कार्बन में कौन इलेक्ट्रॉन को ज्यादा खींचेगा अपनी तरफ? क्लोरीन। तो क्लोरीन पे क्या आ जाएगा, पार्शियल नेगेटिव, और कार्बन पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, है ना? तो इस बॉन्ड में हम क्या बोलेंगे कि कार्बन पे +1 है और क्लोरीन पे -1। समझा मेरी बात? इस तरह से इसको हम देखते हैं, ठीक है? आगे केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर आएगा ना, उसमें आ जाएंगी ये चीजें।
चलो H2S2O6, H2S2O6, बोलो what is the oxidation number of sulfur in this case? +1 x -2, तो 2 + 2x - 12 equal to 0, means 2x - 10 equal to 0, 2x equal to +10 and x equal to +5. तो इसको हम स्ट्रक्चर बनाएंगे, so it is like this, H2S2O6. तो क्या ऑक्सीडेशन नंबर आया? हाँ, +5. तो एवरेज भी +5 ही आएगा. अब बताओ NH4NO3 है हमारे पास, इसको बोलते हैं हम अमोनियम नाइट्रेट. तो अमोनियम नाइट्रेट में व्हाट इज द पॉसिबल ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन? बोलो. So there are two parts of this ion. One is NH4 plus, that is ammonium, and other is NO3 negative, that is nitrate. तो इनका अलग अलग आप ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करोगे बेटा. हाँ बच्चे, ये दो पॉसिबल ऑक्सीडेशन नंबर्स होंगे ना. नाइट्रोजन का क्या है? तो ये दो ही आएंगे आपको कि क्या क्या ऑक्सीडेशन नंबर हो सकते हैं. अगर फिर भी वो एक ही पूछता है तो आप एवरेजिंग कर देना. हाँ बट बेटा इसमें तो मैच होगा ही नहीं ना. एक नाइट्रोजन हाइड्रोजन से अटैच है, दूसरा नाइट्रोजन ऑक्सीजन से अटैच है. तो हाइड्रोजन से जो अटैच होगा उसका ऑक्सीडेशन नंबर माइनस में होगा, जो ऑक्सीजन से अटैच होगा उसका ऑक्सीडेशन नंबर प्लस में होगा. इसलिए अलग अलग ही आएगा. बट फिर भी अगर एक ही पूछता है वो, तो आप उसको एवरेजिंग कर देना. लो ये भी ले लो बोलना, जो कि आएगा नहीं ऐसा क्वेश्चन. बताओ. इसमें कितना आया? देखो x +4 इक्वल टू +1, x +4 इक्वल टू +1, x क्या हो गया? +1 - 4, x इज -3. दूसरे में x - 6 इक्वल टू -1, तो x इज +5. तो नाइट्रेट में +5 और NH4 प्लस में -3. ठीक है. अच्छा, ऑक्सीडेशन नंबर से ना
we can compare strength of the acid. स्ट्रेंथ ऑफ एसिड जो होती है ना, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन नंबर. जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं, और अगर बेस की स्ट्रेंथ की बात करें, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन नंबर. अब मुझे बताओ कि HClO3 को क्या बोलते हैं? व्हाट इज द नेम ऑफ HClO3? इसको क्लोरेट होगा, और इसको बोलते हैं क्लोरिक एसिड. ठीक है, ये याद रखना पड़ेगा आपको. इसमें अगर एक ऑक्सीजन ऐड करें तो ये बन जाता है पर क्लोरिक एसिड. एक ऑक्सीजन माइनस कर दें तो ये बन जाता है क्लोरस एसिड. एक और ऑक्सीजन माइनस कर दें तो ये बन जाता है हाइपोक्लोरस एसिड. ठीक है, तो व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन इन फर्स्ट केस? प्लस तो पहले केस में कितना आया? +7. सेकंड केस में तो ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो डिक्रीज कर रहा है इस तरह से. तो सो इज द ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ. HClO4 सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड है, उससे कम HClO3, उससे कम HClO2, और सबसे कम HClO. This is the order of the acidic strength depending upon the oxidation number. ठीक है, और क्या कर सकते हैं आप कि जैसे आप डिटरमिन कर सकते हैं ऑक्सीडाइजिंग and reducing nature of the substance. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है? मतलब वो इलेक्ट्रॉन लूज करता है कि गेन करता है? हाँ हाँ, तो अब इलेक्ट्रॉन की टर्म में देखें तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, दीज आर substances which accept electrons in a chemical reaction. है ना, मतलब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो होता है they are oxidizing agents. Now reducing agent, तो reducing agent क्या होते हैं? जो डोनेट करते हैं इलेक्ट्रॉन्स, मतलब दे आर एक्चुअली इलेक्ट्रॉन डोनर्स.
अच्छा ये कर लिया था, ओके। वो भी कर लिया था कि अगर इंटरमीडिएट हो तो दे एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एज वेल एज रिड्यूसिंग। ओके ये वाला पार्ट कर लिया हमने कि अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मैक्सिमम हो, अगर कोई एलिमेंट मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर में हो तो दैट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इफ इट इज इन मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर then it is acting as a reducing agent, and if it is in intermediate oxidation number then it act as oxidizing agent as well as reducing agent। तो अब ये याद रखना कि जैसे KMnO4 है, तो KMnO4 में मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर मैग्नीज का क्या है, मैक्सिमम है। पोटेशियम डाइक्रोमेट में भी क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, मैक्सिमम। H2SO4 में सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर मैक्सिमम। SO3 मैक्सिमम। H3PO4 सल्फर का मैक्सिमम। HNO3 मैक्सिमम। HClO4 मैक्सिमम। तो अगर जो एलिमेंट है कंपाउंड में मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट हो तो दैट कंपाउंड ऑलवेज एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, दे एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स ओनली। ये कभी भी रिड्यूसिंग एजेंट की तरह ये काम नहीं कर सकते। वैसे ही अगर कोई एलिमेंट मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर में, जैसे PH3 है तो क्या है ऑक्सीडेशन नंबर -3, NH3 में -3, CH4 या H2S सारे माइनस में, तो दे एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ओनली। ये कभी भी रिड्यूसिंग सॉरी दे एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट ओनली, दे कैन नेवर एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। वैसे ही अगर मैं हाँ मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर में अगर कोई एलिमेंट है कंपाउंड में तो दैट ऑलवेज एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट ओनली। वैसे ही अगर ये जैसे HNO2 है या H3PO3 है, SO2 है, H2O2 है, तो अब देखो नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नाइट्रस एसिड HNO2, तो इसमें ऑक्सीडेशन नंबर क्या है +3, इसमें भी +3 +4 -1। नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर जो है मिनिमम कितना हो सकता है -3, मैक्सिमम +5, तो ये इंटरमीडिएट हुआ। नाइट्रोजन का मैक्सिमम मिनिमम कितना है -3 to +5। H3PO4 में भी -3 to +5, इसमें -2 to +6, इसमें -2 to 0, तो दे आर ऑल इंटरमीडिएट, सो दे एक्ट एज बोथ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट। तो मुझे बताओ कि अगर एक ही एलिमेंट की किसी रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी हो रही है और रिडक्शन भी हो रही है तो उस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको ऐसा क्वेश्चन आए कि बताओ कि इनमें से किस एलिमेंट के डिसप्रपोर्शनेशन हो सकती, विच विल कैन एक्ट एज, कौन सा कंपाउंड जो है कैन अंडरगो डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन,
तो आपको ये देखना है कि जो कंपाउंड में एलिमेंट है उसका जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो इंटरमीडिएट है कि नहीं। अगर मैक्सिमम है या मिनिमम है तो वो नहीं कर सकता एक्ट, समझे। वो इट कैनॉट अंडरगो डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। बट अगर वो एलिमेंट इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो दैट कैन अंडरगो डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन, ये याद रखना। गॉट इट जी बेटा। एक मिनट बेटा, अब बोलो क्या बोल रहे हो आप। आपने क्वेश्चन भेजे हैं मुझे, एक मिनट। आपका नंबर बोलोगे आप, बोलिए। 60, हाँ हाँ आ गया आ गया। ओहो, एक्चुअली आपको रीसेंड करो ना प्लीज। हाँ, तो जैसे क्वेश्चन था ये कि व्हाट मास ऑफ कैल्शियम क्लोराइड in grams would be enough to produce 14.35 ग्राम ऑफ AgCl। ओके, तो हमें बताना था कि कैल्शियम क्लोराइड का कितना मास चाहिए टू प्रोड्यूस 14.3 ग्राम ऑफ AgCl। एक्चुअली आपको बताऊं मैं कि सिल्वर क्लोराइड का यहाँ पे ना सिल्वर का मॉलिक्यूलर मास, एटॉमिक मास देना चाहिए था मुझे। सो मोलर मास ऑफ AgCl फर्स्ट यू हैव टू कैलकुलेट। तो सिल्वर का होता है 108 और क्लोरीन का होता है 35.5, तो इट कम्स आउट टू बी 143.5 ग्राम। दिस इज मोलर मास ऑफ AgCl। तो आपको पता है कि 1 मोल ऑफ CaCl2 is equivalent to how many moles of AgCl? Yes, because 1 CaCl2 will give 2 chloride ions, इसलिए 1 मोल AgCl is equivalent to 2 moles of AgCl। तो अब अगर 1 मोल AgCl होगा तो that will give half mole of CaCl2। and what is molar mass of CaCl2? It is 40 plus 111 ग्राम, एंड 111 ग्राम का हाफ कितना हो गया
55, तो 55.5 ग्राम CaCl2 is equivalent to 143.5 gram of AgCl. Now we have 14.35 gram of AgCl. So that means CaCl2 required is 5.55 gram. That should be the answer. Yes, beta, got it? Okay. Second question was, if potassium chlorate is KClO3, it is 80% pure, then 48 gram oxygen would be produced फ्रॉम, तो KClO3 का उसने पूछा है कि कितना एटॉमिक मास, मतलब मास कितना होगा जिससे हमें 48 ग्राम ऑक्सीजन मिले। अब KClO3 जो है when it decompose it will give 2 KCl plus 3 O2। तो यहां से ऐसा करते हैं, इसको ऐसे लिख देते हैं, KClO3 टू गिव, यस बेटा, एक्चुअली KClO3 डिकम्पोज लाइक दिस। KClO3 की जब डिकम्पोजिशन होती है तो KCl मिलता है और O2 मिलता है। ठीक है, तो यहां से अगर KClO3 1 मोल है तो O2 कितना हो जाएगा, 3/2 मोल। तो 3/2 मोल कितना हो गया 48 ग्राम, इसलिए मैंने उसको इस तरह से लिखा। तो 48 ग्राम O2 इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम 39 प्लस 35.5 प्लस 48, कितना हो गया, वन 122.5। तो अब देखो, मास ऑफ KClO3 रिक्वायर्ड इज इक्वल टू 122.5 ग्राम। बट ये जो मास मैं निकाल रहा हूं, क्या कंसिडर करके निकाल रहा हूं कि इट इज 100% प्योर। बट जो मुझे मास चाहिए वो तो 80% प्योर का चाहिए। तो इसका मतलब उसमें 20% तो इम्प्योरिटीज भी होंगी। बात समझ में आई मेरी बच्चे? जो KClO3 का मुझे मास चाहिए दैट इज ओनली 80% प्योर। तो O2 तो सिर्फ KClO3 देगा ना, इम्प्योरिटीज विल नॉट कंट्रीब्यूट O2। तो 80% प्योर, 100% प्योर अगर मुझे 122.5 ग्राम चाहिए तो 80% प्योर मुझे ज्यादा चाहिए क्या कम? ये यहीं पे गलती कर दी आपने बेटा। 100% प्योर दे रहा है मुझे 48 ग्राम, और मेरे पास जो 80% प्योर है उसमें से जो इफेक्टिव है वो तो 80% ही है ना। जो 48 ग्राम देगा मुझे ज्यादा लगेगा। ये जो 122.5 ग्राम है ना, ये उसका 80%, ये इसमें 20% इम्प्योरिटी ऐड होगी। 122.5 तो है ही, है ना, और उसमें 20% एक्स्ट्रा इम्प्योरिटीज भी हैं। तो उसका कभी भी ऐसे निकालना हो ना मास, तो याद रखना
कि मास ऑफ 100% प्योर का पता हो तो मास ऑफ 80% प्योर सब्सटेंस का कैसे निकालते हैं, ये देख लो। इसको हम 80/100 की जगह 100/80 कर देते हैं, ये याद रखना। मास ऑफ 100% प्योर था 122.5, तो मास ऑफ 80% प्योर हो जाएगा 100/80 इंटू 122.5। तो कितना आ गया बोलो? बोलो बच्चे। 145 153.12, तो इतने ग्राम मुझे मास रिक्वायर्ड होगा। ठीक है, तो यहां से, अच्छा ऑप्शन दिए थे ना, तो देख लेना आप। तो इट शुड बी ए। उसने 122.5 भी दिया है, पर 122.5 ग्राम है 100% प्योर का मास। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यस, मैंने वही बताया बेटा कि जो एक 122.5 ग्राम जो मास है वो किसका है? 100% प्योर का। तो अगर मुझे 80% प्योर में से 48 ग्राम चाहिए, तो 80% प्योर में तो बच्चे 20% इंप्योरिटी भी ऐड होंगी ना, तो इट शुड बी ग्रेटर देन 122.5। समझे नहीं? इसलिए हमने ऐसा किया। ठीक है, तो इसलिए 80/100 की जगह हमने किया 100/80। क्योंकि ऐसे मान लो, देखो कि मास ऑफ 80% प्योर CaCl2 दैट इज x ग्राम। 80% प्योर अगर x ग्राम है, तो 80% प्योर में क्या क्या चीजें हैं? 80% प्योर में क्या क्या है? एक तो 100% प्योर CaCl2 होगा, और 20% क्या होंगी? 100% प्योर होगा CaCl2 प्लस 20% क्या होंगी? इंप्योरिटीज। समझे बात को? इसलिए ये 100% प्योर था 122.5 ग्राम, तो जो 20% इंप्योरिटीज हैं वो बाकी 20% इंप्योरिटीज हैं, तभी ये टोटल इतना हुआ। तो वो ऐसे आता है 100/80 करके। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, if isotopic distribution of C12 and C14 is 98% and 2% respectively, then the number of C14 atoms in 12 gram of carbon is, ये तो आई होप आ जाना चाहिए था आपको।
देखो हम पहले मास ऑफ C14 निकाल लेते हैं। व्हाट इज मास ऑफ C14? बोलो। मास ऑफ C14 इज इक्वल टू 2% ऑफ 12। ये नहीं होगा? उसने बोला है कि जो आइसोटोपिक डिस्ट्रीब्यूशन है C12 और C14 का, वो है 98% C12 है, और जो 2% है वो C14 है। तो मेरे पास 12 ग्राम है टोटल मास, तो उसका 2% क्या होगा? C14, और 98% क्या होगा? C12। तो इट शुड बी 0.24 ग्राम। और 24 इंटू 10⁻⁻2 ग्राम। तो अब क्या करना पड़ेगा आपको? नंबर निकालने हैं ना। तो नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएगा? मास, और मोलर मास क्या है? 14। 24/14 इंटू 10⁻², और नंबर ऑफ एटम्स ऑफ C14 क्या हो जाएगा? 24 इंटू 10⁻² डिवाइड बाई 14 इंटू 6.02 इंटू 10⁻23। कितना आया ये? ऑप्शन दे देता हूँ। 1.032 10⁻22। अच्छा, फर्स्ट ही है। तो 1.032 इंटू 10⁻22, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। अंडरस्टूड? ओके। और किसी को जो क्वेश्चन दिए थे उसमें डाउट था क्या? बाकियों के हो गए थे सारे क्वेश्चन? हाँ जी। अच्छा, यस बेटा। और कोई? तो ठीक है, इतना करते हैं, थर्सडे को करते हैं बाकी, ठीक है ना? ओके देन। थर्सडे सेम टाइम है, 7:30। इज इट ओके? सर अगले हफ्ते से थोड़ा जल्दी हो सकता है? हाँ, तो जल्दी कर लेंगे। कितने बजे? सर अगले हफ्ते से 6:30 हो जाएगा, कर लेंगे। किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो तो। चलेगा ना? ठीक है, तो 6:30 कर लेंगे। श्योर, 6:30 नेक्स्ट। ओके, यस यस प्लीज। बाय बेटा। ओके, वेलकम बेटा। बाय बेटा।